सो आई गेस हम लोगों का न्यूक्लियर फिजन चल रहा था, है ना? ओके, तो जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं उसके लिए आप लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग या इन न्यूक्लियर फिजन, प्रॉब्लम्स इन न्यूक्लियर फिजन, प्रॉब्लम्स इन न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, हेडिंग डालिए। यहां से आपका थियोरेटिकल पार्ट है ज्यादातर। ओके, द फर्स्ट इज पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूल, पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूल। सो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा यूरेनियम के 2 आइसोटोप आपको देखने मिलते हैं, है कि नहीं? वो क्या क्या है आपका U-238 एंड आपके पास है U-235। तो ये होता है आपका 99.3% और ये आपका 0.7% ही होता है कि नहीं? बोलिए। सो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर फिजन की घटना होती है वो यूरेनियम 235 में होती है कि नहीं? ये सब नो। सो यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव घटना होती है ये मोस्ट रेडियोएक्टिव होता है, बट इसकी अबंडेंस क्या है, काफी कम है। तो ये एक बड़ा परेशानी है कि ये खुद में ही बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा भी इतना पावरफुल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, आपको पता है पहले से। यस और नो? यस। तो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा वर्ड लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है दैट U-238 इज नॉन फिजाइबल, नॉन फिजाइबल। ठीक है, या नॉन फिजाइल लिखा है उसने, नॉन फिजाइल। यूरेनियम 238 इज नॉन फिजाइल। ठीक है, लिखिए यूरेनियम 238 कैन ओनली बी फिजन्ड with high energy neutrons। non fissile मतलब only occur in presence of high energy neutrons। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक इंड्यूस टाइप का चेन रिएक्शन होता है या इंड्यूस टाइप का रेडियोएक्टिविटी होता है। हम लोग अल्फा पार्टिकल यूज कर सकते हैं, हम प्रोटॉन यूज कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर फिजन के लिए, राइट? सो फिजन जो इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन। हमारे सिलेबस में इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन विथ न्यूट्रॉन है, विथ न्यूट्रॉन। याद करें जब मैंने आपको लास्ट क्लास फिजन पढ़ाया था तो फिजन में क्या होता था, हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम बॉम्बार्ड कराते हैं किसी न्यूक्लियस के साथ, तब जाके वो न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है, वो फिजन होता है उसमें। तो जो हम लोग ले रहे थे वहां पे U-35 पे हम अटैक करा रहे थे, बट यहाँ पे हम U-38, ये हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है जिस वजह से फिजन उतना अच्छे से आजकल नहीं हो पाता है। तो उसका कारण है कि आपका बहुत कम यूरेनियम 235 है जिसमें हम मेनली कराते थे। अच्छा, यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा है लेकिन प्रॉब्लम है वो नॉन फिजाइल है। नॉन फिजाइल मतलब इट ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, बट हम लोग के पास जनरली होता कौन सा इलेक्ट्रॉन है? स्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बात? न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया है बाहर, नहीं दीपावली का फ्यूजन वगैरह पूरा चालू हो गया है। माफी का हालत बहुत खराब है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। तो बेसिकली होता क्या होगा प्रॉब्लम, आप अगर सोचना चाहें तो होता कुछ ऐसा होगा यहाँ पर कि मान लो अपने पास U-238 है, U-238 है, इस पे किसी मान लो न्यूट्रॉन ने हिट किया। तुम बोलोगे सर आप न्यूट्रॉन बहुत हाई एनर्जी का दे दो, तब तो हो जाएगा सर आसानी से। तो सर आप क्यों स्लो एनर्जी वाला लेंगे, आप हाई एनर्जी न्यूट्रॉन ले लो। आप क्या ले लो? हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। तो अगर सर आप हाई एनर्जी न्यूट्रॉन लेंगे तो आपने जो कहा था सर 3 निकलता है और न्यूट्रॉन निकलता है कि नहीं? ये भी न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और सर ये न्यूट्रॉन जाके फिर इस पे अटैक करेंगे तो फिर इससे 3 निकलेंगे। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये तो हाई एनर्जी वाला है, ये तो हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, बट टकराने के बाद
टकराने के बाद ये कुछ प्रेशर लगा के इसको स्लो कर देता है। ये क्या कर देता है? इसको स्लो। तो ये जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन थे ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। ओके, सो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन था भाई साहब। हाई एनर्जी न्यूट्रॉन का हमने बम्बार्ड कराया था एक U-38 के न्यूक्लियाई से, और जब उस न्यूक्लियाई ने अटैक करा तो क्या निकला? यहाँ पे न्यूट्रॉन निकले, बट ये न्यूट्रॉन अब क्या है? स्लो है। ये क्या है? तो अगर ये स्लो हो गए, अगर ये स्लो हो गए तो क्या आगे आने वाले को टकरा पाएंगे ठीक से? क्योंकि आगे आने वालों का कंडीशन क्या था? आगे आने वाले का कंडीशन क्या था? फास्ट चाहिए, बट आगे आने वाले के पास तो और फास्ट नहीं है। तो अब तो ये स्लो हो गए, अब तो ये स्लो न्यूट्रॉन हो गए। अब तो ये क्या हो गए? अगर ये स्लो न्यूट्रॉन हो गए तो इसके बाद ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए ये बेकार मतलब ये एक बेकार तरीका है। Therefore we should not use this one, we should only use this one, right? Okay. तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। The neutrons released after the first bombardment. The neutrons released after the first bombardment are less energetic neutrons due to inelastic scattering। ये सब शब्द NCERT के हैं। due to inelastic scattering। अच्छा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेरा क्या मतलब है? उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होनी चाहिए? यस, तो आपको हाई एनर्जी न्यूट्रॉन का मतलब भी पता होना चाहिए, दैट द न्यूट्रॉन मस्ट हैव 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? और होता क्या है, मतलब कैसा क्या होता है, अगर मैं और डिटेलिंग की बात करूं तो ये रियलिटी में ये न्यूक्लियाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लूटोनियम बना देता है, प्लूटोनियम का एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। अब वो प्लूटोनियम अब नेक्स्ट फ्यूल की तरह काम करता है। अच्छा, मेरा फ्यूल से यहाँ पे क्या मतलब है? यूरेनियम खुद, यूरेनियम इटसेल्फ इज द फ्यूल। उसी से तो हमें इतना सारा एनर्जी मिल रहा है, तो हमारा फ्यूल कौन है? यूरेनियम खुद था। तो यहाँ पे क्या होगा? चलो यूरेनियम था, ये वाला यूरेनियम यूज कर रहे थे, ये फ्यूल था, बहुत अच्छी बात थी। जब ये फ्यूल यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं थी, बिकॉज सर इसको हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की जरूरत है। अगर सर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन एक बार देने के बाद सारे न्यूट्रॉन स्लो हो जा रहे हैं, तो स्लो होने के बाद आगे चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पा रही है। साथ साथ ये कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं इसके अंदर। ये क्या हो जा रहे हैं? कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं इसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब होने की वजह से वो प्लूटोनियम न्यूक्लियाई दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? वो प्लूटोनियम न्यूक्लियाई बना दे रहे हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। वो प्लूटोनियम बना दे रहे हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियाई बना लेने के बाद वो प्लूटोनियम हमारा फ्यूल बन जाता है। अब प्लूटोनियम हमारा क्या बन जाता है? फ्यूल बन जाता है। ठीक है, सो पहले फ्यूल अपना यूरेनियम था, बट अब अपना कौन फ्यूल बन जाएगा? प्लूटोनियम। सो प्लूटोनियम अगेन इज नॉट अ वेरी गुड फ्यूल। प्लूटोनियम इज अगेन नॉट अ वेरी गुड फ्यूल। तो अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें रहती है। सो फर्स्ट रीजन इज क्लियर, द पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल। यस और नो? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज, लिखिए, the fuel U-235। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the fuel U-235 is fissionable only by slow neutrons। अब मान लो U-35, अब U-235 तो अच्छा बंदा था, इसको तो स्लो वाला ही चाहिए। इसको क्या चाहिए? स्लो न्यूट्रॉन ही चाहिए। यस और नो? इसको क्या चाहिए? स्लो न्यूट्रॉन ही चाहिए। स्लो न्यूट्रॉन मतलब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। और नहीं तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? थर्मल इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल रहा है? नहीं, क्योंकि होता क्या, कभी भी यूरेनियम 235 की जो डेंसिटी होती है वो इतनी फैली हुई होती है कि बहुत फास्ट डालने से वो गैप से पास कर जाएगा, टकराएगा ही नहीं जहां उसे टकराना चाहिए था। अब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। I'll tell you everything now. You'll get to understand everything। मतलब तुम्हें ये रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। बिकॉज रेडियोएक्टिविटी हटा दिया तो अब रीजनिंग में ही पूछेंगे वो। सो ओके, सो स्लो न्यूट्रॉन था। और याद रखें, मॉडर्न फिजिक्स से ही क्वेश्चन हर साल चटपटा आता है, और वो मतलब एनसीईआरटी के लाइन से डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी के लाइन जिसको आएगा वही ठीक इसको पढ़ सकता है, वरना आप बहुत कुछ जानते होंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब देखो यहाँ पे जादू क्या होता है, आप याद करें, मैं अगर U-236 की बात करूं तो U-236 को कैसा चाहिए था? फास्ट चाहिए था। कैसा चाहिए था? फास्ट। लेकिन इससे बनने वाले जो न्यूट्रॉन थे वो कैसे हो जा रहे थे? स्लो। बट यहाँ पे जादू है भाई साहब,
यहाँ पे स्लो हुआ, यहाँ पे जो हम निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, साला अलग ही जादू है भाई साहब। अब देखो ये फास्ट हो गए, अब ये फास्ट हो गए तो आगे वाले को नहीं कर पाएंगे, तो फिर से ये भी खराब हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अगर ये फास्ट हो गया, देखो इसको क्या चाहिए, स्लो चाहिए, U35 को कैसा, U235 को कैसा चाहिए, स्लो। अब ये स्लो गया इसमें, लेकिन निकाला इसने क्या, फास्ट वाले। तो अब जो आगे U235 वाले होंगे, क्या उनसे फायदा कुछ होगा, फिर से बेकार हो, फिर से क्या हो गया, बेकार हो गया, फिर से क्या हो गया, बेकार। लिखिए उसको, द फ्यूल U235 इज फिजनेबल ओनली बाय स्लो न्यूट्रॉन्स और थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बट द रिलीज न्यूट्रॉन्स आफ्टर वन bombardment, but the released neutrons after one bombardment have 2 mega electron volt energy, have 2 mega electron volt energy, ठीक है। So we have to slow down these neutrons, so we have to slow down these neutrons and make their energy low, and make their energy low, so that they can cause further fission, Am I clear? बोलिए। अच्छा, अब बात आती है कि सर स्लो न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन की बात क्या चल रही थी। देखो स्लो न्यूट्रॉन सुनने में स्लो है, बट फिर भी वो 8 टाइम्स या 7 to 8 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन इज वेरी फास्ट, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करता है वो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1/100 स्पीड ऑफ लाइट होता है फास्ट न्यूट्रॉन। बट अगर मैं स्लो न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो 7 to 8 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है। सो वैसा ऐसा नहीं कि स्लो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा ही स्लो है, ऐसा भी बात नहीं है। सो होता क्या है, स्लो न्यूट्रॉन अगर होगा, मैं तीसरे प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, आपको सेकंड प्रॉब्लम समझ में आ गया, सेकंड प्रॉब्लम क्लियर है ना आपको, तो सेकंड वाला भी आपको क्लियर हो गया, राइट। अब थर्ड वाला प्रॉब्लम अपने पास क्या है, थर्ड वाला प्रॉब्लम है क्रिटिकल मास। क्या है, अच्छा थर्ड वाला प्रॉब्लम मैंने ओवरकम कैसे किया, जो फास्ट निकले थे न्यूट्रॉन्स उसको स्लो करके, वो क्या करके स्लो। तो स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई मीडियम डाल देंगे, एक ऐसा मीडियम जिसके पास ये शक्ति है जी कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे उसे स्लो कर देगा, और स्लो अगर कर देगा तो फिर आगे कंटिन्यू कर पाएगा वो। क्या बोल रहे, किस फ्यूल को, क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह यहीं पे है कि बार बार इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब तुम समझो, हमें एनर्जी चाहिए थी, सपोज करो कि 10,000 जूल का हमें एनर्जी चाहिए था, बट इतनी बार इनइलास्टिक कॉलिजन या इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से 10,000 जूल ना मिल के तुम्हें मिलेगा अराउंड 5,000 जूल, तो हम 50% वैसे भी लॉस में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनइलास्टिक कॉलिजन है, वहां पे एनर्जी लॉस हो रहा है, और एनर्जी हमें लॉस करवाना नहीं है ना। और नहीं, यहाँ नहीं है होता है इनइलास्टिक, वही तो बात है ना। एनसीईआरटी डजंट राइट कि यहाँ पे इनइलास्टिक होता है, यहाँ पे कोई इनइलास्टिक की बात नहीं है, यहाँ पे बल्कि फास्ट निकल जा रहे हैं, है ना। ओके, इतना डीप रीजन में नहीं जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है जहाँ जहाँ इनइलास्टिक में वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल मास की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मास। मैंने अभी कहा कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इतने भी स्लो नहीं है, तो अगर आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराना है तो क्या आप एक ही न्यूक्लियर रखेंगे, आपके U235 अच्छा है, U235 वही अच्छा है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या इसका एक ही न्यूक्लियर रखेंगे आप, नहीं, हो सकता है मिस कर जाए उसको। तो एक मिनिमम मास आपको रखना पड़ता है, ताकि अच्छे से टकराव हो पाए, तो एक क्रिटिकल मास रहता है जो आपको रखना पड़ता है। अगर आप उससे कम रखेंगे तो फिर से फिजन अच्छे से नहीं होगी, जितनी रिक्वायरमेंट आपकी एनर्जी की थी उतनी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो लिखिए क्रिटिकल मास के बारे में, समझ गया ना पॉइंट, ठीक है। तो उसके बारे में लिखिए, इफ द लेयर ऑफ फ्यूल इज थिन, if the layer of
fuel is thin, if the layer of fuel is thin, comma, the neutrons may pass through it. The neutrons may pass through it, causing fission, without causing fission. The neutrons may pass through it without causing fission. Without causing fission. So there must be a limiting mass. So there must be a limiting mass. So there must be a limiting mass of fuel which can sustain. So there must be a limiting mass of fuel which can sustain chain reaction. And this minimum mass is called critical mass. And this minimum mass is called critical mass. There must be a limiting mass of fuel which can sustain chain reaction. Hence, this minimum mass of fuel is known as your critical mass. Right? Clear ho gaya baat? Now, going on to the next problem, that is controlling the rate of reaction. Controlling the rate of reaction. Okay. So it's like K equilibrium वगैरह होता है ना, जो मतलब रिएक्शन के रेट वगैरह को बताता है. तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का एक फैक्टर हम डिफाइन करेंगे जिसको हम K बोलेंगे. क्या बोलेंगे? K. So ये कौन सा नंबर प्रॉब्लम है अपना? 4th नंबर प्रॉब्लम है. So 4th नंबर प्रॉब्लम पे आप लिखेंगे कंट्रोलिंग रेट ऑफ रिएक्शन. अब मान लो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन निकल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा. मान ले कंटेनर की खुद की हिम्मत है कि भाई वो 200 केल्विन झेल पाएगा, बट तुमने इतनी हीट जनरेट कर दी कि वो 300 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचा दिया, तो अच्छी बात होगी क्या? नहीं. मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन रिलीज हो जा रहे हैं, हम उतनी ज्यादा न्यूट्रॉन भी रिलीज करना नहीं चाह रहे हैं, उतना कम भी रिलीज करना नहीं चाह रहे हैं. यस और नो? तो बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो उसे कम करेंगे, बहुत कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएंगे. यस और नो? और अगर इक्वल टू 1 आ रहा है, अगर जितना चाहिए उतने आ रहा है तो बढ़िया है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो K का जो वैल्यू अगर 1 है, K का वैल्यू अगर मतलब जितना एनर्जी आ रहा है अभी और जितना पहले आ रहा था, अगर वो बराबर है, अगर वो कांस्टेंट है, तो एकदम बढ़िया कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो K इक्वल टू 1 पे इट इज नाइस. अगर K ग्रेटर देन 1 मतलब अभी जो आ रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको घटाना पड़ेगा. तो K ग्रेटर देन 1 इज आल्सो नॉट नाइस, इट हैज टू डिक्रीज. इट हैज टू डिक्रीज. नाउ K लेस देन 1, पहले जितना आ रहा था अभी उससे कम आ रहा है, अभी उससे कम आ रहा है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं, उसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. तो अगर कम है तो बढ़ा के 1 पे लाएंगे, अगर ज्यादा है तो घटा के 1 पे लाएंगे, है कि नहीं? सो इट्स अ फ्रैक्शन. K इज अ fraction. K is a fraction of energy after by energy before. Energy after by energy before. क्लियर हुआ? तो K less than 1 not good, K greater than 1 not good, K बराबर 1 best. Yes or no? So if I make you write the proper definition of K, तो वो आप लिख लें. K इक्वल टू, K का फॉर्मूला मैं आपको रियल बता रहा हूँ, वो तो मैंने आपके फील के लिए लिखा है. आप K का एग्जैक्ट मीनिंग लिखिए. K इक्वल टू नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन, नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन, नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फिजन्स, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन. ठीक है? तो हो सकता है आपको K वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए. ठीक है? या दिस इज K विच टेल्स अस कि भाई साहब रिएक्शन मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रही है एनर्जी या कम दे रही है, या आइडियल जितना हमें चाहिए उतनी दे रही है. राइट? तो इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है. तो कभी कभी K बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सो इट्स अगेन अ प्रॉब्लम. K लेस देन 1 हो जाता है, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम. राइट? सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर न्यूक्लियर फिशन. एम आई राइट? सबको समझ में आई ये बात? ओके. नाउ लेट अस गो फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, जो आपके बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है. आई गेस आपको 1-2 सवाल मिल भी जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे, छोटा मोटा सवाल, है ना. मे बी दे माइट गिव यू अ बिग पैराग्राफ एंड वहाँ पे वो आपको कुछ कुछ चीज़ें दे सकते हैं, है ना. सो कुछ ऐसा होता होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में कि ये रिएक्शन लगातार होती होगी, फ्यूल रहता होगा, यूरेनियम रहता होगा, लगातार बॉम्बार्डमेंट होता रहता होगा, और बॉम्बार्डमेंट होने की वजह से लगातार एनर्जी रिलीज होती होगी, और एनर्जी रिलीज जो होती होगी वो एनर्जी रिलीज करने की वजह से हीट रिलीज होता होगा, और जो हीट रिलीज होती होगी वो हीट कोई अपने साथ स्टोर करके लेके जाता होगा. कहाँ पे? जहाँ पे बहुत हीट की जरूरत है, जहाँ पे बहुत हीट की
जरूरत है। हीट की बहुत जरूरत क्यों है? बहुत सारे पानी को बॉईल करने के लिए। तो बॉयलर तक हीट पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? बॉयलर। बॉयलर इज अ कंटेनर विच कंटेन्स वाटर। खत्म। बॉयलर इज अ कंटेनर विच कंटेन्स वाटर एंड देयर द वाटर हैज टू बॉईल, देयर द वाटर हैज टू, देयरफॉर इट्स अ बॉयलर। आप पढ़ेंगे अगर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अगर डिटेल में पढ़े हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में एक पार्ट आता है हार्ड वाटर, पीपीएम पीपीवी वगैरह कॉन्सेप्ट में। वहां पे हम बॉयलर के बारे में ये बताते हैं कि वहां पे समटाइम्स ड्यू टू हार्ड वाटर द बॉयलर कंटेनर उसका थोड़ा खराब हो जाता है। सो क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड फ्रॉम बॉयलर कि कंटेनर का कितना मोल खराब हुआ या कितना पीपीएम वाटर हार्ड है, नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। वो डिटेल में अगर हम आगे जाके बहुत पढ़ते हैं तो वो आता है। ठीक है, मूविंग ऑन। तो होता ये ऐसा कुछ होता होगा कि एनर्जी बहुत मिलती है हमें न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर फिजन से बहुत एनर्जी मिलती है। बहुत एनर्जी मिलना मतलब हीट एनर्जी मिलना। हीट एनर्जी को कोई अपने साथ कैरी करेगा। सपोज इट माइट बी वाटर, इट माइट बी, या वाटर ना मान के कुछ कूलेंट मान लो। तुम क्या मान लो? कूलेंट मान लो कोई कूलेंट होगा, कोई लिक्विड होगा जिसमें सारी हीट चली गई होगी। वही हीट वो लेके गया होगा कहीं पे, अब वो पानी तक पहुंचा होगा वो हीट। अब पानी को अगर तुम बहुत हीट दोगे तो पानी मस्त बॉईल करेगा, बहुत बॉईल करेगा तो स्टीम भी बहुत बनेगा, और बहुत स्टीम बनेगा तो वो स्टीम में एनर्जी बहुत होगी, उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बहुत होगी, और वो स्टीम फिर जो तुम्हारा टरबाइन होगा उसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। और टरबाइन से क्या जुड़ा होता है? एक कॉइल जुड़ा हुआ रहता है, और वो कॉइल लगातार उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बदलता है। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लगातार आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। ईएमएफ जनरेट करेंगे तो उसको अगर ई बाय आर कर देंगे, ईएमएफ बाय आर कर देंगे तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, तब वो करंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। यस और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेसिकली क्या होगा? फ्यूल होगा, यूरेनियम लेंगे, यूरेनियम लगातार हम जलाएंगे। यूरेनियम को जलाना मतलब कह सकते हो कि एक स्लो न्यूट्रॉन होगा, उसको हम डालेंगे, यूरेनियम उसे जलेगा, पहली बार फिजन होगी, हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। पहले हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, उसको स्लो करना पड़ेगा फिर से ताकि आगे वाले यूरेनियम को टकरा पाए वो। तो उसको स्लो करने के लिए क्या करते हैं हम? कंट्रोल रॉड्स रखते हैं। क्या रखते हैं? कंट्रोल रॉड्स रखते हैं। व्हाट डू वी कीप? कंट्रोल रॉड्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है भाई साहब? कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगे? वो जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स है, दो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो निकल रहे थे, उनको स्लो करना पड़ेगा। बिकॉज यूरेनियम 235 का कंडीशन क्या है कि उसको जब तक स्लो न्यूट्रॉन नहीं टकराएगा तब तक वो नहीं कर सकता न्यूक्लियर फिजन, राइट? सो उसको स्लो चाहिए। तो पहली बार जब अपने स्लो न्यूट्रॉन डाला, उसके बाद क्या हो गया? वो फास्ट निकलते थे, तो फास्ट को स्लो करना पड़ेगा। तो फास्ट को स्लो कौन करेगा? फास्ट को स्लो करते हैं मॉडरेटर से। एक्चुअली फास्ट को किससे स्लो करते हैं? मॉडरेटर, नॉट कंट्रोल रॉड। आई विल टेल यू द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड। एक मिनट। मॉडरेटर से करते हैं। किससे करते हैं? एक सेक्शन होता है मॉडरेटर। क्या होता है? मॉडरेटर। मॉडरेटर एक मीडियम होता है, जो हैवी मीडियम होता है, जो ये सारे न्यूट्रॉन्स को स्लो कर सकता है। जो ये सारे न्यूट्रॉन्स को क्या कर सकता है? स्लो कर दिया। उसने स्लो कर दिया और उसने चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करी। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन को कौन सस्टेन करने में हेल्प करता है? दैट्स मॉडरेटर। मॉडरेटर के बिना बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज द मॉडरेटर। अगर मॉडरेटर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कंट्रोल रॉड नहीं है तो चलो भाई जल जाएगा, चलेगा, लेकिन न्यूक्लियर फिजन अगर होना ही होना है तो मॉडरेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट स्लो न्यूट्रॉन्स यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी। यस और नो? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर आते हैं कंट्रोल रॉड्स। क्या आते हैं? कंट्रोल रॉड्स। फॉर एग्जाम्पल आपका K = 1 था, प्रीवियस जनरेशन में जितने थे, अभी जनरेशन में अगर उतने ही है तो बहुत बढ़िया है, कुछ टेंशन नहीं। लेकिन अगर अचानक से बढ़ गए, अचानक से क्या हो गए? बढ़ गए, है ना? मॉडरेटर खत्म होने लगा धीरे धीरे, मॉडरेटर खराब होने लगा धीरे धीरे, और वो स्लो नहीं कर पा रहा है, या अगर भी स्लो कर रहा है बहुत कम को कर रहा है, तो बहुत कम को कम कर रहा है, तो क्या होगा? हो सकता है K <1 चला जाए या K> 1 चला जाए। अगर K<1 जा रहा है तो कंट्रोल रॉड्स को हम ऊपर उठा देते हैं मशीन से। कहां उठा देते हैं? ऊपर उठा देते हैं। क्योंकि कंट्रोल रॉड क्या करता है ना, वो कंट्रोल करता है बेसिकली। क्या कर रहा है? कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहा है? वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ विल यू कंट्रोल अ चेन रिएक्शन? भाई साहब, एक आपने टकराया, 3 निकले, फिर वो 3 एक एक को टकराए, उनसे 3 निकले, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 का बढ़ रहा है भाई साहब। 3 से 9 बन रहा है, 9 से 27 बन रहा है, 27 से 81 बन रहा है। ये सब नो, तो ऐसे लगातार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। लेकिन इसको अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 से 3 निकल रहे थे, 3 में से 2 को रोक दूंगा, बोलूंगा भाई तू खत्म हो जा, 2 को एकदम रोक दूंगा और 1 को ही जाने दूंगा। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में बढ़ाया था लास्ट क्लास, अनकंट्रोल एंड कंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल में आप कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल में आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जो 3 निकल रहे थे उसमें से 2 को आप ट्रैप कर लो। वो 2 को ट्रैप करने वाला काम कौन करता है? कंट्रोल रॉड्स। वो 2 को ट्रैप करने वाला काम कौन करता है? कंट्रोल। कंट्रोल रॉड्स को आप नीचे डिप करोगे तो वो 3 में से कितना ट्रैप कर लेगा? 2 ट्रैप कर लेगा और 1 को ही जाने देगा, 1 को ही जाने देगा। ये सर नो। तो कंट्रोल रॉड्स को कब आप अंदर घुसाएंगे? जब आपको चेन रिएक्शन को घटाना होगा। और कंट्रोल रॉड्स को कब ऊपर उठाएंगे? जब आपको चेन रिएक्शन को बढ़ाना होगा। मतलब K<1 अगर है तो आप कंट्रोल रॉड्स को ऊपर उठाएंगे ताकि चेन रिएक्शन आगे बढ़े और K = 1 हो जाए। और अगर K> 1 है, अगर K बहुत ज्यादा है तो अंदर डिप कर देंगे
ताकि उसका केक घटते घटते वापस किस पे आ जाए, 1 पे आ जाए। तो कंट्रोल रॉड्स को एक्चुअली हम भी कंट्रोल नहीं करते, वो एक मशीन होता है जो लगातार उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे करता है। ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं, हम वैसे वैसे, ऐसा नहीं हो सकता। यूरेनियम वहां पे फट रहा है और तुम वहां पे जाके ऐसे करोगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, समझे कि नहीं? छितरे उड़ जाएंगे तुम्हारे। चलिए छोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई। अब कूलेंट होता है, क्या होता है? कूलेंट होता है। कूलेंट बेसिकली क्या करेगा? कूल करेगा, और क्या ही करेगा वो। अच्छा, तो कूलेंट जो होगा वो बेसिकली बहुत ठंडा होगा और वो एनर्जी अपने अंदर ले जाएगा। तो ये जो कंटेनर है वो ठंडा होगा, और ठंडा तो लगातार आपको करते रहना है, वरना फिर तो वो सिस्टम फट जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कूलेंट क्या करेगा? अपने साथ हीट लेके चला जाएगा, अपने साथ हीट लेके चला जाएगा, और वो हीट किसको ट्रांसफर कर देगा? पानी को। पानी फिर उबलने लगेगा, भयंकर स्टीम बनेगा, स्टीम जाके टरबाइन पे टकराएगा, है कि नहीं? स्टीम का जो इतना पावरफुल स्टीम है, पावरफुल प्रेशर ऑफ द स्टीम, वो किस पे जाकर टकराएगा? टरबाइन। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो वो उससे जो कनेक्टेड कॉइल है वो कॉइल घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा होगा और वो कॉइल ऐसे रखा होगा। टरबाइन घूम रहा होगा तो कॉइल भी ऐसे ऐसे लगातार घूम रहा है, और लगातार कॉइल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। माइनस d∅dt इज EMF and EMF by R is induced current, so current will be induced. Yes or no? This is all about a nuclear reactor, nothing else. क्या बोल रहे हैं? कूलेंट वही है, कूलेंट ठंडा करता है। मान ले कि सिस्टम बहुत गर्म हो गया, तू ठंडा पानी डाल देते हो तो शांत हो जाते हैं। तो वही बाहर की तरफ ठंडा पानी है, वो ठंडा पानी एकदम कूल है, तो उस अंदर के जो सिस्टम में जो भी फट रहा है एकदम भयंकर फ्यूजन हो रहा है, बहुत एनर्जी निकल रही है, और हीट एनर्जी बहुत निकल रही है, तो उसको हम ट्रैप कर लेंगे कूलेंट में। वो बाहर का जो कूलेंट है वो क्या करेगा? वो अपने अंदर हीट ले जाएगा। वो अपने अंदर क्या करेगा? हीट, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो अपने अंदर हीट ले जाएगा। और वो हीट कहाँ ट्रांसफर होगा? वो लिक्विड होता है, लिक्विड ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाता है? बॉयलर में। फिर बॉयलर के नीचे से पूरा जनरेट होगा स्टीम, क्योंकि पानी था उस बॉयलर में, राइट? क्लैरिटी आ गई? कूलेंट अराउंड द था जो कंटेनर जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वो कूलेंट को हम ऐसा पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे जाके पूरा पहुंचता है उस कंटेनर के पास, बॉयलर के पास। समझे नहीं सर? बॉयलर में पानी होता है, बॉयलर अलग है, ये कंटेनर अलग है। और कंटेनर में जो कूलेंट है, कूलेंट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हीट को, लेकिन और उसने एब्जॉर्ब जो हीट किया वो बहुत हीटेड हो गया। अब कूलेंट क्या हो गया? बहुत हीट अप हो चुका है। कूलेंट क्या हो चुका है? बहुत हीट अप। और वही बहुत हीट अप कूलेंट को हम कहाँ भेज रहे हैं? वो कंटेनर के पास। कूलेंट को पानी में मिला नहीं रहे हो, मतलब मान लो कि कूलेंट पाइप में है, मतलब इस टाइप का समझो ना। हाँ, मतलब सपोज कर कि तेरे को एक कंटेनर में दे दूं, उसमें पानी भरा हुआ है, इसको तुझे बॉईल करना है, तू इस यहाँ पे गर्म चीज रखेगा तो होगा। हमें गर्म चीज ना रख के मैं एक पाइप रख दिया हूँ, इस पाइप में क्या है? गरम कूलेंट है। तो कूलेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। तो हीट से ये क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीम। और फिर स्टीम कहाँ जाएगा? वेरी सिंपल। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पूरा कचरा करके लिख दे, एकदम मिक्स मार्क्स करके, तो उतना टेंशन आपको लेने की जरूरत अब नहीं है, खत्म हो गया कहानी। बोलिए। सो लिख लीजिए, आप काम लिख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो आपको जरूरत है वो सब लिख लीजिए, क्योंकि डायग्राम में बहुत छोटा सा एनसीईआरटी में, उस डायग्राम से कुछ पता चलता है नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्यूल रॉड। फ्यूल नहीं होगा तो भाई साहब क्या फायदा? तो उसके रॉड हम डालते हैं बेसिकली। किसके रॉड? ये कंट्रोल रॉड नहीं है, फ्यूल रॉड, मतलब जो यूरेनियम होगा, जो क्या होगा? यूरेनियम होगा, राइट? तो एक रॉड होगा, बहुत सारे इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा कुछ, कि ऐसा कुछ रॉड होगा यहाँ पे। ये सब यूरेनियम के रॉड है। किसके रॉड है? और यूरेनियम के चारों तरफ ये सब क्या है? मॉडरेटर है। ये क्या है? मॉडरेटर स्लो करेगा, बोलेगा भाई तेरे से जो न्यूट्रॉन निकल रहा है तेरे को और भी करना है, आगे करना है तो स्लो हो जा मेरे से टकरा के, तो उससे टकरा के स्लो होगा पहले वो। यस और नो? चलो लिखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेन्स फ्यूल रॉड, कॉमा कंट्रोल रॉड, कॉमा कूलेंट। क्या क्या मैंने लिखा है? फिर से बोलो। एंड मॉडरेटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कूलेंट प्लस मॉडरेटर इज इक्वल टू द कोर। कूलेंट प्लस मॉडरेटर इक्वल टू अ कोर। Coolant plus moderator is the core, and this whole system is enclosed in a diathermic insulated wall. Diathermic insulated wall. Diathermic insulated wall. ठीक है? And the whole, फिर next लिखो, this setup is connected
This setup is connected to a boiler. This setup is connected to a boiler. And the coolant is sent from, and the coolant is sent from, and the coolant is sent from, and the coolant is sent from the nuclear reactor to the boiler. The nuclear reactor to the boiler. हो गया? बोलिए. ठीक है? सुना. लिखिए अब. लिखिए पहला पॉइंट लिखिए फ्यूल रॉड. लिखिए पहला पॉइंट फ्यूल रॉड. ठीक है? U235 विच इज फिजाइल. पहले लिखिए फ्यूल रॉड. फ्यूल रॉड के बाद लिखिए यूरेनियम 235. यूरेनियम ऊपर में 235 जैसा सिंबल होता है ना. हेलो क्लास में बोल बोल बोल. कॉल करता हूँ थोड़ी देर में. ठीक ठीक. हाँ भाई लिखिए U235 which is fissile in nature, which is fissile in nature, which is fissile in nature, and one nucleus of U235 and one nucleus of U235 produces 200 mega electron volt energy. Produces 200 mega electron volt energy. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको पूरा. अब आप पढ़ भी लेंगे, कुछ नहीं है अब इसमें, पूरा समझ गए आप, है ना. जो प्रॉब्लम थी आप उसी से रिलेट कर लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को, है ना. नेक्स्ट लिखिए मॉडरेटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मॉडरेटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मॉडरेटर. मॉडरेटर स्लोज डाउन. Moderator slows down the released neutrons. Moderator slows down the released neutrons and continues and helps in continuation of chain reaction and helps in continuation of chain reaction and helps in continuation of the chain reaction. Next point. It is the most significant part of a nuclear reactor. It is the most significant part of the nuclear reactor. It is the most significant part of the nuclear reactor. ठीक है. अच्छा, मॉडरेटर के तौर पे क्या क्या यूज करते हैं लिख लीजिए. What are the things used as moderator? अगर मैं बार्क में रखे अप्सरा रिएक्टर की बात कर रहा हूं, अप्सरा रिएक्टर नाम है, अप्सरा रिएक्टर है ना, तो बार्क में रखे अगर अप्सरा रिएक्टर की बात कर रहा हूं, सो इट यूजेस वाटर, इट यूजेस वाटर एज अ मॉडरेटर. इट यूजेस वाटर एज द मॉडरेटर. ठीक है. सो वाटर हैज द कैपेसिटी टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स. इमेजिन करो, मतलब that in case of bark Apsara reactor, the moderator is bark, BAARC, होम्योबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना. देखिए यहाँ पे एटम बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे सारी की रिसर्च हो रही होती है. बार्क वाटर कूलेंट नहीं है, मॉडरेटर है यहाँ पे. अभी मॉडरेटर ही है, मॉडरेटर जो रोकता है, कूलेंट नहीं. इन इफ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के हिसाब से लिख दो. इन केस ऑफ अप्सरा रिएक्टर द मॉडरेटर इज H2O. ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम हर एक चीज एक एक लाइन है एनसीईआरटी का, समझे कि नहीं. मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ. नेक्स्ट लिखिए BAARC, नॉट BRK. सारे दिमाग में वही चल रहा था सर तब से. Next, other moderators can be heavy water and graphite. Other water बोल रहा हूँ ऐसा. Other moderator can be heavy water and graphite, है ना. Next लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखेंगे control rods. Next लिखेंगे control rods. Next लिखेंगे control, नहीं अरे हेवी मतलब 1 ना हो के 1 2 1 3 वाला, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल रॉड्स. टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन,
to control the rate of fission, control rods are used to control the rate of fission. Control rods are used to maintain K equal to 1, to maintain K equal to 1. ठीक है, बोलिए नेक्स्ट लिखेंगे. इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. They are also connected to temperature sensors. They are also connected to temperature sensors. है ना. और कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं इसको? कैडमियम कॉमा हैफनियम कॉमा बोरॉन. कैडमियम कॉमा हैफनियम कॉमा बोरॉन, इन सारे मटेरियल का कंट्रोल रॉड बना होता है. कैडमियम, हैफनियम एंड बोरॉन. ठीक है. हैफनियम HF से कनेक्टेड होते हैं ये लोग. दे आर कनेक्टेड टू टेम्परेचर सेंसर. दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू टेम्परेचर सेंसर. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे कूलेंट. नेक्स्ट, they are made up of cadmium, hafnium and boron. BORON. Next, coolant. Next point, coolant. Coolant circulates around core in 2-3 loops. Coolant circulates around the core in 2-3 loops. Coolant circulates around core in 2-3 loops. And coolant circulates around core in 2-3 loops and absorbs heat from fission and carries the heat to boiler and carries the heat to the boiler to heat water. अच्छा, कूलेंट के तौर पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? लिखिए. खुद पानी ही यूज किया जाता है कूलेंट के तौर पे. खुद पानी ही कूलेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है. पानी ही पानी को गर्म कर रहा है. पानी को गर्म कर रहा है. ये तुम बोल रहे थे वही. देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कूलेंट हम एक पाइप के चारों तरफ घुमा के रखते हैं कंटेनर के, फिर उसी पाइप को कंटिन्यू कर देते हैं एज अ जो हीट करेगा उसको, है ना. क्या बोल रहे? नहीं, और भी बहुत सारे, मैं वही लिखवा रहा हूँ. लिखो, कूलेंट हो गया, वाटर हो गया, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा एयर, कॉमा लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, लिक्विड चैप्टर का नाम बोल दिया मैं. लिक्विड सोडियम हमारा पहला टॉपिक है ना 12th का, लिक्विड सॉल्यूशंस. लिखिए, पहला क्या है? कूलेंट, वाटर, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा एयर, कॉमा लिक्विड सोडियम. एयर मतलब बहुत गर्म है, बहुत गर्म हवा, एक्सट्रीम गर्म हवा. तो भाई कूलेंट मतलब जब वो उसके ऊपर था, किसके ऊपर? जो गर्म तवे पे था, तो उसको ठंडा करेगा. और ठंडा वो कैसे करेगा? खुद हीट एब्जॉर्ब करके. और खुद जब हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको ना भेजेंगे, तो कूलेंट बाद में जाके गर्म नहीं हुआ क्या? हाँ भाई, करता नहीं है. सूरज गिर रहा है, इतना सारा एयर ही तो गर्म हो रहा है. स्टार्टिंग से ठंडा हवा होगा जो उस कंटेनर के ऊपर, जहां पे बहुत भयंकर तरीके से फिजन हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है. उस गर्मी को उस कंटेनर को कूल डाउन करने के लिए हम कूल एयर डालेंगे. कूल एयर डाल दिए. कूल एयर डालने के बाद वो कूल एयर ने खुद क्या एब्जॉर्ब कर ली? हीट एब्जॉर्ब कर ली. इसलिए वो किसको कूल कर दिया? उसने न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल डाउन कर दिया. बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर भी किसी कंटेनर से बना होगा जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी. उस बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट अप कर दोगे तो सारा कंटेनर ही खत्म हो जाएगा. नहीं क्या? उसके बाद वो जा रहा है सीधा तुम्हारा इसके पास, बॉयलर के पास. हाँ बिल्कुल. अरे भाई, स्टीम ही बहुत मोर देन सफिशिएंट है. इट इज नॉट कि हमेशा लिक्विड ही फॉर्म में हो. स्टीम इज सफिशिएंट टू हीट इट ना.
यहाँ से जो स्टीम निकलेगा क्या वो इसको हीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट है। सो एयर के फॉर्म मतलब तुम गैस के फॉर्म में भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात, अरे एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नहीं होगा उसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड कूलेंट की तरह काम कर रहा था, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वही कूलेंट की तरह काम कर रहा है। हाँ, बॉयलर में जो पानी बॉयल होता है किस चीज के लिए बोलते हैं? ताकि वो बहुत स्टीम निकले, और जो स्टीम निकले वो इतनी स्टीम ज्यादा निकलती है कि वो टरबाइन को घुमा सकता है, और टरबाइन घूमेगा तभी उसके से लिंक जो कॉइल होगा वो घूमेगा, और कॉइल अगर नहीं घूमेगा तो फ्लक्स तो नहीं आएगा ना, चेंज नहीं होगा ना फ्लक्स। अरे अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है? अब जहाँ समझ आ रहा है तो अब जहाँ पे मान लो भाई साहब हवा ही नहीं है उतने अच्छे से, यहाँ पे हवा नहीं है उतनी, क्या पता हो सकती है हो। हाँ, डिस्पोज करते हैं और रीयूज भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं। अरे ध्यान दे, आप रीयूज भी करते हैं। आपको मैं पूरा डायग्राम नहीं बना के दिखाया हूँ, इसलिए आपको बड़ा अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मैं बना के दिखा देता हूँ, और क्या साला क्या बोल रहा है? हाँ, कूलेंट रीयूज होगा, बिल्कुल रीयूज होगा। अब मान लो उसने सारी हीट अपनी दे दी उस बॉयलर को, हाँ कह सकते। कूलेंट, कोई भी कूलेंट रीयूज होता है हमेशा, दुनिया का कोई भी कूलेंट रीयूज हमेशा होता है। हाँ, कॉइल घूमेगा और क्या। बन गया, समझ गए अब या नहीं समझा अभी भी? यहाँ पे भाई साहब एक न्यूट्रॉन टकराएगा, यहाँ से बहुत सारे फास्ट न्यूट्रॉन निकलेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन को ये मॉडरेटर स्लो करेगा, बोलेगा भाई नेक्स्ट वाले से भी टकराना है तेरे को, तो इसलिए तू स्लो हो जा, स्लो हो जाएगा, बहुत सारा हीट निकलेगा, बहुत सारा हीट निकलेगा, तो ये कूलेंट जो यहाँ पे ये सारा हीट इसका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कूल हो जाएगा। तो अच्छी बात है सर, उतना कूल हो जाए जितना तक उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हीटअप हो गया ये तो ये खुद फट जाएगा, जैसा आपका वो कहाँ हुआ था, वो फुकुशिमा राइट, वो यही वाला प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे। सो तुम कौन सा बोल रहे थे? चेरनोबिल बोले क्या? चेरनोबिल में यही हुआ था, चेरनोबिल में भी यही हुआ था। हाँ वही कंट्रोल लॉट्स फेल हो गए। हाँ, फिर यहाँ पे आया कूलेंट, है ना, फिर ये कूलेंट को यहाँ से पास किए, तो कूलेंट तो गर्म है बहुत, अब कूलेंट क्या है, बहुत गर्म है, तो साइड के आसपास के पानी क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कुछ था, ठीक है, अब डायग्राम माइंड में रहेगा,
सर कैसा? सो आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं क्या सिखा रहा था साला, तुम लोग वही घुमा दिया। हाफ केटी इक्वल टू कितना था? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाँ नहीं, हाफ केटी यहाँ पे लेके चलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स को लेके चल रहे हैं। अरे हाफ केटी बराबर कितना कितना होता है? 400। तो वहां से टेम्परेचर आपका अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 3 × 10⁹ बिलियन केल्विन। 3 × 10⁹ केल्विन, राइट? मतलब 3 बिलियन केल्विन आपको चाहिए, तभी आप न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हैं, तभी आप न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हैं। क्या इतनी हाई टेम्परेचर अर्थ पे लाना पॉसिबल है? अगर भी पॉसिबल है तो अनकंट्रोल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा, राइट? सो इट्स लाइक मेकिंग एन हाइड्रोजन बॉम्ब फ्रॉम एटम बॉम्ब। आप अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो एटम बॉम्ब अगर आप फोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यूज होगी फ्यूजन कराने में। So the bomb which uses atom bomb to gets exploded, that is nothing but hydrogen bomb. नहीं समझ में आ रहा है आपको? न्यूक्लियर फिजन से एटम बॉम्ब बनता है, एटम बॉम्ब से रिलीज एनर्जी से हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। समझ में आ रहा है ना? चलो छोड़ दीजिए। अच्छा ओके, ये तो हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला? हाँ, आपको कितनी टेम्परेचर चाहिए? इतनी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या आपको अर्थ में मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर भी मिलेगी तो आपको एटम बॉम्ब यूज करना पड़ेगा उतनी एनर्जी हीट टेम्परेचर पाने के लिए। वो भी उतनी नहीं मिलेगी, 3 × 10⁷ मिलेगी। कितनी मिलेगी? एटम बॉम्ब कितना केल्विन रिलीज कर सकता है? 3 × 10⁷ केल्विन तक रिलीज कर सकता है। अगर एटम बॉम्ब 3 × 10⁷ केल्विन तक कर सकता है तो क्या फ्यूजन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको फिर से सेम रीजन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व स्टेट्स दैट कि सबको उतनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो उससे कम में भी होंगे, तो उनको अगर 3 × 10⁷ केल्विन भी मिल जाए तो वो आराम से फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस और नो? दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होल न्यूक्लियर फ्यूजन। मूविंग ऑन कि मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे एक नॉर्मल असर्शन रीजन का सवाल पूछूं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो या फिजन हो, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, या एक में रिलीज होती है और एक में एब्जॉर्ब होती है? बताइए क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के हैं अपने पास, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। दोनों में से किस में रिलीज होगी, किस में एब्जॉर्ब होगी? या दोनों में ही रिलीज होगी या दोनों में ही एब्जॉर्ब होगी? फ्यूजन में एब्जॉर्ब कैसे होगा बेटा? गजब वाला बात। हाँ, दोनों में रिलीज होगा, मैंने बताया था। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन बताए थे, स्टेबिलिटी बेल्ट बताए थे। स्टेबिलिटी बेल्ट में क्या बताए थे कि बहुत हेवी न्यूक्लियस फ्यूजन करके कौन से कहां पे आ जाता है? उस स्टेबल रीजन में। और बहुत लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन करके कहां आ जाते हैं? यस और नो? तो दोनों में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और बाइंडिंग एनर्जी का बढ़ना मतलब क्या? एब्जॉर्ब होना कि रिलीज होना? पूछे थे कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 2 है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 8 है, तो सर 2 से 8 में बाइंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड? रिलीज्ड, क्योंकि 2 मतलब बाइंडिंग एनर्जी 2 जूल रिलीज कर रही थी, यहाँ पे 8 रिलीज कर रही थी। तो जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज होती है। क्या होती है? याद आ रहा है आपको? कोई भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी क्या होगी? रिलीज। अगर रिलीज नहीं होगी तो भाई साहब वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों बनाएगा? अब मान लो एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है, वही ना फिजन फ्यूजन करेगा। वो अनस्टेबल न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन करके अपने आप को किस रेंज में ले आएगा? स्टेबल वाले में। अगर वो अपने आप को स्टेबल वाले में ले आएगा तो वो खुद स्टेबल हो जाएगा, और खुद स्टेबल होना मतलब एनर्जी क्या करना? फ्यूजन और फिजन दोनों से एनर्जी क्या होती है? ये चीज याद रखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर का ये सब खूबसूरत पॉइंट है जो आप गलती कर देंगे मुझे पता है अच्छे से। क्योंकि आपको लगेगा सर फ्यूजन मतलब शायद आ रहा होगा तो सर रिलीज हो रहा होगा, तोड़ना है सर फिजन। लिखिए, लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, हेडिंग डालें न्यूक्लियर फ्यूजन। जल्दी लिखो, भागो, जल्दी लिखो और भागो। मैं सबको समझा दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर, विल एंड इट इन 2 classes, 2 to 3 classes. Nuclear fusion. Nuclear fusion is a process of combination of two or more higher nuclei, lighter nuclei, combination of two or more lighter nuclei तो कंबाइन करके बड़े बड़े न्यूक्लियर बने हैं ना, फ्यूजन हो रहा है ना, लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more लाइटर न्यूक्लियर कंबाइंस टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, है ना, कंबाइंस टू फॉर्म अ। एग्जांपल लिख लीजिए, H नीचे 1 ऊपर 1, H11 नीचे 1 ऊपर 1, H11 प्लस H11 गिव्स H12। एनसीईआरटी है सबके पास?
आप एनसीईआरटी में सारे रिएक्शन रट लें, बस एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, बोलिए। H11 प्लस H11 इक्वल टू H12 प्लस पोजिट्रॉन E प्लस, पोजिट्रॉन E प्लस प्लस 0 प्लस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जानते हैं ना, वी शेप कर देंगे आप, वी शेप कर दो न्यूट्रिनो बन जाएगा, है ना? न्यूट्रिनो NEU, क्या न्यू शेप? हाँ न्यू शेप मान सकते हैं, हाँ न्यू शेप, वैसे नया न्यू, प्लस 0.042 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? एक जनरल एग्जांपल, ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूजन का रिएक्शन है, एक जनरल एग्जांपल है ना, जो फ्यूजन में होता है जनरली। नेक्स्ट लिखिए, इफ वी टेक एनी टू न्यूक्लियाई, if we take any two nuclei, if we take any two nuclei, if we take any two nuclei, comma, they will repel each other. So we have to do external work. 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 So we have to do external work to bring them close, to bring them close, to bring them close. ब्रैकेट में लिख दो, of the order of nuclear distance, 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 so that nuclear force will begin to act. And nuclear force will begin to act. Next. So in order to do this external work, we give kinetic energy. So in order to do this external work, comma, we give kinetic energy. We give kinetic energy. That is, we heat the nuclei. We heat the nuclei. We heat the nuclei to supply it with. To supply it with. So we heat the nuclei to supply it with 400 kilo electron volt. 400 kilo electron volt kinetic energy. To supply it with 400 kilo electron volt kinetic energy. ठीक है, ठीक है। इन लिख लो, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, द एवरेज थर्मल एनर्जी, द एवरेज थर्मल एनर्जी, द एवरेज थर्मल एनर्जी, द एवरेज थर्मल एनर्जी carried by each microscopic degree of freedom, carried by each microscopic degree of freedom, carried by each microscopic degree of freedom is equal to half kT, is equal to half kT, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स अब डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट लिखिए, मैथमेटिक्स लिखिए अब, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते, बस वैल्यूज जानते हैं, है ना? वो जो मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, बस आप उसका वैल्यू जानते हैं और कुछ नहीं जानते डिग्री ऑफ फ्रीडम का। उससे क्या है, रोटेशन से तो वो तो एक्सप्लेनेशन है कि याद रखने का तरीका है वो, बस और कुछ नहीं है। ऐसे रोटेशन हो, अब खुद कभी सोचे हो कि ऐसे रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का, ऐसे ऐसे ऐसे, आप सोच एक्स एक्सिस के अलावा कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा आज तक? कोई मूव करे, कोई मूव करने लगेगा तब तो भाई पार्टिकल इधर उधर घूमने लगेगा। तो वो गलत, वो एक्सप्लेनेशन होता है टीचर लोगों का। रियलिटी में डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक पूरी थ्योरी है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं।
उतना हम भी आपको शायद ना पढ़ाएं, ये अलग बात है। एक्चुअली हम लोग थर्ड लॉ जब पढ़ाते हैं ना, एब्सोल्यूट केल्विन वाला लॉ, उसमें आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो थर्ड लॉ पढ़ाया था नहीं जाता है, सेकंड लॉ तक आता है तो टीचर की हालत खराब हो जाती है। किरचॉफ्स इक्वेशन में जैसे ही आता है जो आपके थर्मो में है, तो आई विल टीच यू, डोंट वरी। जब मैं थर्मो पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो तुम्हें मजा आएगा। चल लिखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ केटी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ केटी। पहले लिखे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ केटी, लिखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ केटी, लिख दिए। उसका इंप्लाइज दैट 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ केटी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ केटी। So this corresponds to temperature equal to 3 billion Kelvin. Temperature approximately equal to 3 billion Kelvin. 3 into 10⁹, 3 billion Kelvin. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 3 बिलियन केल्विन हो गया ना, सही है। तो ओके, नेक्स्ट लिखिए। एट सच हाई टेम्परेचर्स, लिखो एट सच हाई टेम्परेचर, एट सच हाई टेम्परेचर, एट सच हाई टेम्परेचर, comma, the molecules of gas breaks into atoms, the molecules of gas breaks into atoms, the molecules of gas breaks into atoms, and the atoms are completely ionized, and the atoms are completely ionized, and the atoms are completely ionized। मतलब एटम्स आयनाइज हो गए, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ आ चुका है, और एटम की अब एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। आप समझ सकते हैं एटम अब पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज सिर्फ न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ अब इलेक्ट्रॉन है। तो लिखिए, द एटम्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कॉमा, बेयर न्यूक्लियाई, BARE, बेयर न्यूक्लियाई विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेयर न्यूक्लियाई विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेयर न्यूक्लियाई विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड around them are obtained, are obtained। ऐसा आयनेशन होता है कि बस कुछ बचता नहीं है, दोनों का न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, और कुछ भी उसके आसपास नहीं होता है, ठीक है। एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, न्यूक्लियस बचा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पास आ चुके हैं, एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। उस ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में प्लाज्मा स्टेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लाज्मा स्टेट। न्यूक्लियस को लाते हैं, न्यूक्लियस मतलब समझो कि हम लोग पहले उनको ले आएंगे जो जिनको हमें न्यूक्लियर फोर्स के अंदर रखना है, मतलब पूरे एटम को, मतलब उसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उन सबको। अरे न्यूक्लियस को ला रहे हैं तो नहीं ला रहे हैं सबको पास। न्यूक्लियर में क्या रहता है, उनको लाना है। इलेक्ट्रॉन लाके भी कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे। तुम क्या लाओगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे। अब बेसिकली हम कुछ नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, मैं बोलने के लिए लिखवा रहा हूँ कि हम ला रहे हैं, बट हम ला नहीं सकते हैं क्योंकि हम उतना टेम्परेचर दे ही नहीं सकते। वो सन पे हो रहा है, वो अर्थ पे कहीं नहीं हो सकता, कि वो सन पे हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमने ये कर दिया, देन द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से अगर हमें एनर्जी ऑब्टेन होने लगी, दैट इज इन्फिनिट सप्लाई ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्या बोल रहे? हाँ, अनकंट्रोलेबल। लेकिन अगर किसी ने बना दिया, अभी मान लो कौन 30 साल पहले सोचा था कि वीडियो कॉल हो पाएगा? हो पा रहा है कि नहीं? पानी में गाड़ी चल रही है भाई साहब, चल रही है कि नहीं? लोग शार्क के स्किन से चीजें बना रहे हैं, लोग बर्ड के नेविगेशन मेथड को फॉलो करके GPS के कोडिंग कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है दुनिया। क्या क्या न्यूक्लियर फ्यूजन को बंद कर, न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कैसे बंद करेंगे? हम तो शुरू नहीं कर पा रहे, बंद क्या करेंगे? देखो प्रॉब्लम ये है कि जो वो रिलीज कर रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई सब्सटेंस नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम पढ़े नहीं है इसलिए हमें उतना मालूम नहीं है। इट्स अ ह्यूज टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, सो देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस। ओके, लिखिए नेक्स्ट। ये पूरे कैमरा में सिर्फ तेरी आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से। लिखो नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इतने दिन में मैंने कुछ याद किया तो ये याद किया ना क्या? लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, once fusion starts, no further external heating is required. Once fusion starts, no external heating is required. No external heating is required. ठीक है?
ठीक है, कॉमा इट इज सेल्फ सफिशिएंट, कॉमा इट इज सेल्फ सफिशिएंट। Next, energy is released in nuclear fusion. Energy is released in nuclear fusion. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द टेम्परेचर ऑफ 10 to the power 9 केल्विन, नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ 10 to the power 9 केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ 10 to the power 9 केल्विन कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अर्थ। But even if we wish to get the temperature, even if we wish to get the temperature, we need to explode an atom bomb for that. We need to explode an atom bomb for that. We need to explode an atom bomb for that. Even if we, आप लिख सकते हैं चाहेंगे तो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में लिखिए। अरे भाई साहब, देखिए, such high temperature is maintained in stars, such high temperatures is maintained in stars, such high temperature is maintained in stars like our sun। कौन बोल रहा है ये सब बात? 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वही तो बोल रहे हैं तब से। लिखिए, सच हाई टेम्परेचर इज मेंटेन इन आवर स्टार्स लाइक सन, एक एग्जांपल क्या है? सन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, स्टार्स आर कंपोज्ड ऑफ 90% हाइड्रोजन, स्टार्स आर कंपोज्ड ऑफ 90% हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, एंड हीलियम गैस, एंड हीलियम गैस, फुल स्टॉप। ओनली 10% इज अदर एलिमेंट्स, only 10% is other elements and some complex and some organic complexes, and some organic complexes, only 10% is other elements and some organic complexes। ठीक है, नेक्स्ट, so for fission comma heavy elements must be present, so for fission heavy elements must be present, so for fission। सर हम तो फ्यूजन पढ़ रहे थे, फिजन कहां से लिखा रहे हैं? अरे बेवकूफों, फिजन नहीं हो सकता सन पे, ये प्रूव कर रहे हैं। देखो लाइन पढ़ो अब, बस ये प्रूव कर रहे थे कि फिजन सन पे नहीं हो सकता, फ्यूजन ही हो सकता है, क्योंकि फ्यूजन मतलब लाइटर न्यूक्लियाई, और 90% किससे बना है वो? हाइड्रोजन हीलियम से, इसीलिए वहां पे क्या हो सकता है? फ्यूजन, बट नॉट। हाँ, ये प्रूव कर रहा था, जान रहा था कि तुम्हारे माइंड में ये सब कुछ खुराफात चल ही रहा होगा, है कि नहीं? Hence, sun gives tremendous amount of energy by burning. Hence, sun gives tremendous amount of energy. Hence, sun gives tremendous amount of energy by burning hydrogen to helium. By burning hydrogen to helium. ठीक है? लिखो, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन कोर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन कोर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर is about 1.5 into 10 to the power 7, 1.5 into 10 to the power 7 Kelvin, which is definitely not sufficient, which is definitely not sufficient for fusion of hydrogen. But again, according to Boltzmann law या Boltzmann distribution law, but according to Boltzmann distribution law, there would be certain nuclei whose demand is approximately equal to 10 to the power 7 Kelvin, approximately equal to 10 to the power 7 Kelvin। चलो हो गई बात, बोलिए।
सो नाउ आपको अब क्या करना है, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको आपको एग्जैक्टली याद रखना है। हाइड्रोजन से हीलियम में 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप के 4 हीट कितने रिलीज हुए वो है, और सबका समेशन में जितना एनर्जी रिलीज है वो है। आपको वो पूरा याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आई गेस रिलीज होता है, वो आपको देखना है। ये आपको पूरा रिएक्शन लिखना है। तो आप रिएक्शन लिख के आएंगे एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है एग्जैक्ट एनसीईआरटी में रिएक्शन लिख के आएंगे, और 26.7 यस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, that is what releases more amount of energy per unit mass? What releases more amount of energy per unit mass? Fission or fusion? Fission or fusion? बताइए यान, बताओ। फिजन फ्यूजन फ्यूजन। बट टोटल एनर्जी अगर बोलेंगे, टोटल एनर्जी फ्यूजन, बट पर मास पूछेंगे तो फ्यूजन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिख ले इसको, लिख 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 लिखो। फ्यूजन के बारे में पहले लिखो, फ्यूजन के बारे में लिखिए। वन यूरेनियम न्यूक्लियस गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन यूरेनियम गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है? दैट 236 AMU गिव्स कितना? 200। तो लिखिए 236 AMU गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 236 AMU gives 200 mega electron volt. So 1 AMU will give how much? 200 by 236. 200 by 236. That is 0.85. That is 0.85. Value ज्यादा होनी चाहिए। 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। ये हो गया किसका? फ्यूजन का। नाउ लेट्स राइट फॉर फ्यूजन। फ्यूजन के बारे में लिखिए। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, बिकॉज आप देखेंगे जो आपका नेट रिएक्शन इंसिटी में दिया है वहां पे 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को लिया गया है नेट में। सो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई गिव्स 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई गिव्स 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So 4 AMU is giving how much? 26.7. So 1 AMU will give how much? 26.7 by 4. Am I clear or not clear? 4 hydrogen nuclei is given 26.7. 4 hydrogen nuclei मतलब 4 AMU. So 4 AMU is given 26.7. So 1 AMU will be how much? 26.7 by 4, which is equal to 6.7 mega electron volt per AMU. Which is equal to 6.7 mega electron volt per AMU. So I hope this chapter is clear. इतना ही है इसमें। अगर मैं इस साल के पेपर की बात करूं, हाँ हो सकता है जेई वालों के लिए अगर उनका इच्छा अभी भी है डालने का रेडियो एक्टिविटी तो वो डालेंगे। रेडियो एक्टिविटी कॉस्ट यू मैक्स टू मैक्स 2 more क्लासेस। अगर हम मेंस लेवल पे पढ़ रहे हैं, अगर एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो फिर हमें एटॉमिक कॉलिजन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो विल डू दैट लेटर ऑन। अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अभी पहले इसको ख़त्म करें। क्वेश्चन जो है आप उसका क्वेश्चन करें। अच्छा, मैंने आपको ये बताया क्या न्यूक्लियर फ्यूजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फेल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल्स, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी टुगेदर इज कंजर्व्ड। यस और नो? सो बिफोर आइंस्टाइन द लॉज वर करेक्ट, आफ्टर आइंस्टाइन द लॉज वर रॉन्ग, बिकॉज आइंस्टाइन टोल्ड दैट द लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन टुगेदर कैन बी एक्सेप्टेड, but separately they are not conserved. Yes or no? Because what is mass? The same thing is energy. Energy is mass and mass is AMU. Energy is mass and mass is energy. They are just two sides of a coin separated by c square. Therefore E equal to mc square. I hope I told this thing. ये सब मैंने I guess आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे भी मैंने चर्चा की थी। मूविंग बॉल, स्टेशनरी बॉल का एग्जांपल दिया था कि मूविंग बॉल में ज़्यादा एनर्जी है या स्टेशनरी बॉल में। उसे प्रूव हुआ था कि स्टेशनरी बॉल में ज़्यादा है ना? ऐसे था ना कुछ, या मूविंग बॉल में ज़्यादा है? मूविंग बॉल का मास ज़्यादा है। सेम बॉल अगर मैं लूँ, एक मूव कराऊँ और एक रेस्ट पे रखूँ, तो किसका एनर्जी ज़्यादा है? मूविंग बॉल का, क्योंकि मूविंग बॉल में काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस उसका खुद का भी होगा एनर्जी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी बाय c स्क्वायर। दैट इज अगेन अ मास। सो
हेवियर मास इज द मूविंग बॉल, राइट। ये छोटी छोटी चीजें याद रखें आप, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बोर्ड लेवल पे रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। एंड आई होप दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास वील बी स्टडिंग थोड़ा बहुत लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, स्लाइटली हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड देन विल स्विच टू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेमीकंडक्टर आपको मजा आएगा। देन लॉजिक गेट में तो भाई कुछ है ही नहीं, वो तो हलवा टॉपिक है, वो तो ट्रुथ टेबल पे चलता है, जैसे तुम कंप्यूटर में सीखे थे, एंड का ट्रुथ टेबल, और का ट्रुथ टेबल, नॉट का ट्रुथ टेबल, नॉर का एंड नैंड का, है ना। उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, नैंड यूजिंग एंड, नैंड यूजिंग नॉर, नैंड यूजिंग और, नैंड यूजिंग सॉरी नॉर यूजिंग नैंड, और यूजिंग नैंड, एंड यूजिंग नैंड। सो विल डू दिस। आसान है वो, मुश्किल।